Hello everyone, how are you all guys? I just hope that you're doing amazing. एंड जल्दी से हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बीसीके का, जिसका पार्ट 2 आज आने वाला है, राइट? सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी वेरी फास्ट, ठीक है? और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ गाइज, आरटीपी पीवाईक्यू एंड एमटीपी बैच, ठीक है, 21 से 20 नवंबर तक 4 वीक्स की ये बैच होने वाली है, जहां पर आईसीएआई का मस्ट कवर्ड रिसोर्स हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं. सो गाइस दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग बैच, जहां पर हम लोग की प्रैक्टिस, जहां पर हम लोग का कॉन्फिडेंस, जहां पर हम लोग की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक जाती है और हमें एक एज मिलता है, राइट? सो गाइस यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है? यहां पर आप लोग देख सकते हो बैच का जो टाइम टेबल है वो तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से यहां पर दिया गया है, ठीक है? सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपका मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपका लॉ एंड अकाउंट्स कवर हो रहा है, ठीक है? सो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट एंड अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजन एंड ज्वाइन द बैच फास्ट. आप लोगों को मैं बता देता हूं, सपोज इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, कैसे लेना होगा सब्सक्रिप्शन वो भी मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ. सो गाइस एब्सोल्युटली यू कैन फॉलो मी ओवर हियर. मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आप लोग को यहाँ पर दिखेगी, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है जो भी सारे प्लस पैचेस जो ऑनगोइंग चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे. सो गाइज डू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन. एक और चीज गाइज, थैंक यू सो 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 मच फॉर ऑल दिस डेडिकेशंस दैट यू हैव बीन गिविंग, ठीक है? सो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सर आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल टीचर. द वे यू are interacting with the students, the way you are teaching, making learning so interesting and explaining everything. Thank you so much, Unnati Jain. I just wanted to extend a few thank yous. Thank you for teaching, thank you for listening, thank you for caring, thank you for being an outstanding educator. Thank you so much guys. यहाँ पर देख सकते हो यार, thank you really thank you so much for this guys. This is absolutely amazing, ठीक है? This makes my day whenever I go through this. And yeah, one more thing, if you want to take the subscription, you have to go on the Unacademy platform. यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ये मेरी एडवाइस होगी आप लोगों को. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप लोग जाते हो, और यहाँ पर आप लोग जब सीए कैटेगरी में आपको आपका गोल सिलेक्ट करना होगा, फाउंडेशन पर क्लिक करना होगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन सी द बैचेस विच आर स्टार्टिंग, या फिर जो भी अभी नया बैचेस हैं. तो यहाँ पर ये वाली बैच आप लोग देख सकते हो. कोई भी बैच का एक्सेस आप लोग को बिल्कुल मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? सो यहाँ पर देखना, ये आरटीपी पीवाईक्यू बैच, इसे फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा. अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना. आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? सो प्लस में आप लोग को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, लाइव टेस्ट होती है, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आइकॉनिक का ऑप्शन भी अवेलेबल है. बट आइकॉनिक में आपको कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. तो ये सारी चीजें आपको मिलती है एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दी प्लस, ठीक है? सो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होगा, बट यस तुम्हें उसके फायदे भी ज्यादा होंगे. राइट नाउ देयर इज एन ऑफर. यहाँ पर ये ऑफर कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एडिशनल ऑफर्स रहते हैं, जैसे कि 2 months फ्री, 1 month फ्री, ये हमेशा वेबसाइट से ही चेक करना चाहिए, क्योंकि दिस आर फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड. सो आप लोग यहाँ पर कोड अप्लाई कर सकते हो, DAGA10, DAGA10 is the code. Once you apply the code, you will get the 10% flat discount over here, और maximum possible discount अगर कोई एडिशनल ऑफर चल रहे हैं तो यहाँ पर 12 months के सब्सक्रिप्शन पर 14,400, 6 months के सब्सक्रिप्शन पर 10,800 एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 19,800. ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर दी गई है.
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 31,500, 52,200 एंड 22,500 इज द डिटेल्स ओवर हियर। डागा 10 इस कोड को अप्लाई कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। लेकिन अगर आप लोगों को लेना है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी। माय पर्सनल रिकमेंडेशन गाइस फॉर यू वुड बी टू गो विद द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। रीजन वेरी वेरी सिंपल, आपको कम प्राइस में यहाँ पर ज्यादा फायदे हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 28,800 इज द प्राइस। कितना है? 28,800 is the price over here and 22,500 is the price over here. CA Foundation and Intermediate. So 24 months का सब्सक्रिप्शन, 12 सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। फाउंडेशन के 4, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट, तो टोटल 12 सब्जेक्ट यू गेटिंग जस्ट एट 28,800 which is very very reasonable, right? And 12 month subscription 22,500. So this is absolutely amazing. लेकिन अगर किसी को आइकॉनिक चाहिए है इसमें तो यस यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक के तो मैंने सारे आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं, यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। तो यहाँ पर डागा 10 इस कोड को आप लोगों को अप्लाई करना होगा। DAGA10 is the code. Once you apply the code, you will get the flat 10% discount over here. ठीक है? So 59,400 and 44,550 is the price over here. आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अगर आपको चाहिए है तो इसका टाइम टेबल फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो टाइम टेबल देख लेना, क्या क्या कवर करने वाले वो देख लेना, कब से बैच शुरू हो रही है, कब तक बैच चलेगी। और एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्द MCQ बैच भी शुरू करने वाले हैं। मैं और निशान सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद MCQ बैच, जो हर साल हम लोग करते हैं, हर अटेम्प्ट में करते हैं और बहुत सारे बच्चों को उसका बेनिफिट होता है, वो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है? सो गाइस दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे रिवीजन की। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, पार्ट 2 की शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो पार्ट 2 की शुरुआत ऑलरेडी हम लोग करेंगे अभी। इसको फटाफट से खत्म कर देंगे। ठीक है? मैंने कहा था आप लोगों से कि ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी फटाफट से मैं आप लोग को शॉर्ट में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद क्योंकि हमें जाना है कहां पर, हमें जाना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो यहां पर से बहुत ही सिंपल MCQs एक्सपेक्टेड है हमें एग्जाम में। जैसे कि सर कैसे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस होती है, एम्प्लॉयमेंट में वेजेस एंड सैलरीज होती है। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, सो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंटरप्रेन्योर को कोई भी ज्यादा कुछ ये नहीं है, उसको जो लीगल फॉर्मेलिटीज रहेगी वो पूरी करनी है और शुरुआत कर देना है। लेकिन प्रोफेशन में आप लोगों को मेंबरशिप चाहिए, आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, आप लोगों को पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर जो कोर्स होगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को कंपनी की तरफ से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है और आप लोग उसे साइन कर एक्सेप्ट करते हो, तब जाकर तुम वहां पर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। सो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज कहां पर? बिजनेस में। मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहां पर? प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा। सो यहां पर भी मैं कर देता हूं ये MCQ, यहां पर इतने सिंपल MCQs आ सकते हैं। Entire spectrum of the market-oriented activities coming under industry, trade and commerce. Independent rendering of the services of specialized nature based on the prescribed qualifications under the aegis of the professional body and also prescribes a code of conduct. Rendering of the services under the contract of the employment, salary also called as wage employment. So guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या दिया गया है, कौन कौन शुरुआत कर सकता है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, 5वीं फेल भी यहां पर बिजनेस कर सकता है, लेकिन यहां पर स्ट्रिक्टली जो भी एग्जाम्स होती है जो तुम्हें पास करनी पड़ती है, ठीक है, यहां पर जॉब का जो क्राइटेरिया है उसके लिए क्वालिफाइड हो, जॉब कर सकते हो। एथिकल गाइडलाइंस किसके होते हैं? फाउंडर मेंबर के एथिकल गाइडलाइंस हो गए। यहां पर जो इंस्टीट्यूट है, सपोज
तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो ICAI के जो प्रोफेशनल एथिक्स रहेंगे, प्रोफेशनल कोड्स रहेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर अ चार्टर्ड, इफ यू आर मे बी अ लॉयर, तो बार काउंसिल का जो भी डिसीजंस होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज यू आर एन MBBS, तो वहां पर उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे मेडिकल एसोसिएशन के जो भी है वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और जब तुम कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉयर ने तुम्हें हायर किया है उस एम्प्लॉयर के कोड जो भी रहेंगे वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज्यादा होती है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि अगर प्रोफेशन में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारा ऑफिस रहेगा, तुम्हारा क्लिनिक रहेगा, वॉट एवर इट इज। और यहां पर एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जॉब लग गई कोई कंपनी में, तुम्हें क्या ही तो तुम्हें कैपिटल लगने वाला है, तुम्हें सिर्फ जाना है और आना है ऑफिस में, वहां पर उनका ऑफिस रहेगा, वहां पर तुम्हें काम करना है। तो कोई भी वैसा इन्वेस्टमेंट है क्या? नो, नॉट एट ऑल। वैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट वहां पर आपको नहीं लगने वाली है। पर्सनल ऑटोनॉमी, पर्सनल ऑटोनॉमी मतलब यहां पर यू आर योर ओन बॉस। यहां पर भी प्रोफेशन में क्वाइट अ बिट, यस यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजंस, बट यहां पर जो एम्प्लॉयर बोलेगा वही हमें करना पड़ेगा। सो वी आर नॉट आर ओन बॉस ओवर देयर। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, यहां पर इकोनॉमिक अचीवमेंट है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा तुमको ही फायदा होगा, तुम्हारा ही उसमें पर्सनल प्रॉफिट है, राइट ना। तो यहाँ पर ना एक वो साइकोलॉजिकल मोटिव या मोटिवेशन थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज यार जितना मैं काम करूंगा मुझे ही पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर सर्विस टू द क्लाइंट हमें देनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं पता है, 8 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है, 5 घंटे काम करना है, इतनी सैलरी मिलने वाली है महीने के एंड में, बस लाइवलीहुड इज द मोटिव, बाकी कुछ मोटिव नहीं है, राइट ना। महीने के एंड में इतनी इतने सैलरी आ जाएंगी, दैट्स इट, खत्म। सो वहां पर एक्स्ट्रा काम है क्या? कुछ वहां पर एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है, राइट, यस। आगे देखना अभी क्या बोला गया है। सर्टेनिटी ऑफ द इनकम, सर्टेनिटी ऑफ द इनकम क्या है? लीस्ट, हाउएवर, आइदर वे। यहां पर क्या है? सर्टेनिटी ऑफ द इनकम। यार यहां पर कुछ भरोसा नहीं होता है, बिकॉज ये क्या है? बिजनेस है, राइट ना। यहां पर थोड़ा बहुत है, यहां पर थोड़ा बहुत है, यहां पर बहुत ज्यादा है सर्टेनिटी ऑफ द इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअली डिटरमाइंड पीरियोडिक इनकम यहां पर रहती है, मतलब यार जितना तुम्हारा सैलरी उतना तो तुम्हें मिलने ही वाला है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। लेकिन यार बिजनेस में ना सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वी डोंट नो दैट। बट ना यहाँ पर इन केसेस में थोड़ा सा बहुत ही सर्टन होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल भाई। ट्रांसफर हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। ट्रांसफर हम लोग कर ही नहीं सकते, किसमें? प्रोफेशन में। मेरा टीचिंग सपोज तुम लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, मैं यहां पर बोलूंगा किसको? एक स्टूडेंट को मैंने कह दिया, यहां पर किसको? सिद्ध्या को बोल दिया मैंने, सिद्ध्या मैं ना 2 दिन मेरा पॉसिबल नहीं यार, तू पढ़ा 2 दिन। कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर बोलेगा कंपाउंडर को, कंपाउंडर तो 1 हफ्ते तू सारे के सारे ऑपरेशन संभालेगा, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है, राइट ना। सो यस, दिस इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ सक्सेशन, यस इट इज पॉसिबल इन द बिजनेस, क्योंकि वहां पर ऐसी कुछ चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, यस। समझ में आया एवरीवन ओवर देयर? 1 ही मिनट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो होता है ना, कौन? ये जो बिजनेसमैन, ये जॉब क्रिएटर होता है, ये जॉब सीकर नहीं होता है। क्या होता है? जॉब क्रिएटर होता है, जॉब सीकर नहीं होता है। और जो एक बिजनेसमैन है, व्हाट ही डूज, ही प्रोवाइड्स द मोमेंटम फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन एक ग्रोथ, जीडीपी के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए यू नीड मनी, यू नीड कैपिटल, दैट कैन बी मोर, दैट कैन बी लेस डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेसेस. सो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लगता ही है. सो स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर द साइजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स. जैसे कि आप लोग को प्लांट एंड मशीनरी लेना पड़ेगा, आपको कुछ इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, ठीक है. सो in accounting the investment requirement are estimated as a sum of the fixed assets and the net current assets. Indeed, investment are necessary for technological upgradation, modernization and expansion. However, size of the investment usually varies with the scale of the business. That is why in India, micro, small, medium, large enterprise are defined with respect to the size of investment. ठीक है. So that's very very true. तो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट उनको कैटेगराइज किया जाता है कि माइक्रो में फॉल होता है, कि स्मॉल में फॉल होता है, कि मीडियम में फॉल होता है, कि लार्ज में फॉल होता है. ऐसे सब कुछ होता है, राइट. जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज. डेफिनेटली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस देयर always you have to serve the gestation period. gestation period क्या होता है? जहां पर आपको उतना वक्त देना पड़ता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए. वहां पर आपको पता नहीं है कि आपको शॉर्ट प्रॉफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है. तो आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एंटर इनटू द बिजनेस, आई हैव टू सर्व maybe a particular 6 months, 1 year, 2 years. So that is my gestation period wherein I am just recovering my variable cost. I'm not recovering my fixed cost. I'm just, what I'm doing is कि मैं एटलीस्ट इतना कमा रहा हूं कि मेरा ब्रेक इवन हो रहा है या ब्रेक इवन से थोड़ा ज्यादा हो रहा है. सो ये हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होती है बिजनेस में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कोई रिस्क नहीं है. आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग को सैलरी मिल रही है, right? So this is always there कि you have to serve the gestation period. You have to have the uncertainties. You have to have uncertainties. Yes, समझ में आया everyone over here? Yes. अब यहां पर देखना systematic, organized, efficiency oriented activity. Obviously बिजनेस ऐसा नहीं है आज मैंने सोच लिया चलो कुछ तो भी करता हूं मैं और हिट हो गया. No. Business required the strategy. Business required you to understand what are the competitors doing. Business also required that you need to understand the environment, the internal environment, the external environment. तो business ये जो है ये बहुत एक systematic, planned, organized और efficient way में इसको अगर करेंगे तो ये सक्सेसफुल होगा. तो बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज मन आ गया चलो बिजनेस शुरू कर देते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है. सो बिजनेस इज नॉट रैंडम. बिजनेस इज नॉट अ रैंडम, स्ट्रे, unorganized and occasional activity. It is the consciously created system of production of both the goods and services. Thus, the firm infrastructure need to be placed, supply chain of material needs to be developed, and this material need to be processed or transformed. Products need to be marketed and sold. Payments need to be collected. तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें करनी पड़ रही है. यहां पर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लेस पे चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, पेमेंट्स करने होंगे, मार्केट करना होगा, पेमेंट कलेक्ट करना होगा. कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है. स्क्रैच से लेकर पूरा प्रोडक्शन होने तक, प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग करना, सेल करने के बाद उधार पर सेल किया तो कलेक्शन भी करना पैसों का. इतनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है. तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है. ये कोई ऐसे रैंडम एक्टिविटी नहीं है. ऑल दिस टास्क हैव टू बी डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नीड टू बी डिवाइस्ड सो दैट द बिजनेस इज एबल टू डिलीवर द प्रॉमिस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन डे टू डे बेसिस एफिशिएंटली, ऑन टाइम, ऑफ अ कंसिस्टेंट क्वालिटी and exceeding the performance expectations. तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? यहां पर ये लोग बोल रहे हैं बिजनेस में क्या क्या है. बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर. एब्सोल्युटली यस, ये जॉब सीकर नहीं है. यहां पर कितने सारे लोगों को क्या मिल रहा है? कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. फॉर दैट मैटर इवन द प्रोफेशन भी जॉब क्रिएट करता है. जी हाँ, लेकिन प्रोफेशन बिजनेस से थोड़ा कम करेगा. ठीक है,
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन एक टाटास एंड बिरलास जो एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो एक बिजनेसमैन है प्रॉपर, उनके इसमें एम्प्लॉइज नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज हो सकते हैं। सो वहां पर भी उन्होंने कहा है कि वो जॉब क्रिएटर है, जॉब सीकर्स नहीं है। प्रोफेशन में भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उतने बड़े स्केल पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इट प्रोवाइड्स द मोमेंटम टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द कंट्रीज जीडीपी। जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, उससे आगे लोगों को पैसा मिल रहा है, इनकम बढ़ रही, खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ये सारी जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट की तरफ भी जा रही है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लोग को एजुकेशन ले रहे हैं। सो ये सारी चीजें अगर इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव यस, जेस्टेशन अनसर्टेनिटी यस, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी यस, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। एक और चीज उन्होंने यहां पर कही है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और पर्पसफुल। ऑब्वियसली हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। टू अर्न द मनी इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली, बट यस वहां पर हम लोग एक मोटिव रहता है कि हम लोग कहाँ तक जाना है, कितना ये यहाँ पर एक्सपांशन करना है, तो ये सारी चीजें काफी काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो यहाँ पर बोला है प्रॉफिट इज सेड टू बी डिफाइनिंग मोटिव बिहाइंड द बिजनेस। इन इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज सेट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। वो तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। Profits are income of business just as wages and salaries are for labor, rent is for the land जिसके पास भी है, interest and the income from the investment। interest किसके लिए होता है? income from the investment जो हम लोग करते हैं उस पर। So it is residue occurring to the business owners after all the factors of production have been paid off। What are profits for? तो यहाँ पर प्रॉफिट मतलब क्या है? प्रॉफिट के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि जो तुम रिस्क बियर कर रहे हो तुम्हारे बिजनेस के चलाने के लिए, उसका जो रिवॉर्ड होता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स रिफ्लेक्ट डीपर ऑन द पर्पस ऑफ द बिजनेस। वी हैव सीन अबव द बिजनेस एज एन इंस्टीट्यूशन एंड मोर सो थ्रू इट्स एंटरप्रेन्योरल एंडिवर्स bring about the qualitative changes called development। We have seen that entrepreneurial business persons are efficiency seekers, प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड इनोवेटर्स। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक चेंज नहीं आ रहा है, ये लोग एफिशिएंसी सीकर है, ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, ये लोग इनोवेटर्स है, एंड दिस इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस इम्पार्ट द डीपर मीनिंग टू द बिजनेस एंड इट पर्पस। बहुत ही जबरदस्त चीज बोली गई है यहाँ पर। एक पर्पस जो है ये बहुत ज्यादा डीपर है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी एनवायरमेंट में हो रहे हैं, राइट ना। कुछ नया एनवायरनमेंट में आ रहा है, इनोवेट हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी हो रही है। सो ये उन्होंने एक पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट बिजनेस के बारे में कहा है, राइट। सो यहां पर आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। आइडियलिस्टिकली बिजनेस मस्ट लीड टू द वर्ल्ड टुवर्ड्स द मोर egalitarian, participative and collective prosperity that is sustainable for generations। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ये लोग सस्टेनेबल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक कोई भी बिजनेस का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पैसे कमाना। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि पैसे कमाना तो ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इट इज वेरी मैंडेटरी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचा जा सकता है क्या? द आंसर इज नो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अभी सोशल लोगों के बारे में भी देखना है और एनवायरमेंट के बारे में भी देखना है, प्लैनेट के बारे में भी देखना है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? प्लैनेट के बारे में भी देखना है, एनवायरमेंट के बारे में भी देखना है। इतना ही नहीं, जब हम लोग इन तीनों के बारे में देख रहे हैं, इन तीनों के बारे में देख रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दिस वी हैव टू अचीव, और ये अचीव करने के लिए इन तीनों का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट को भी देखना है, जी हाँ, सोसाइटी को भी देखना है, जी हाँ, प्लैनेट को भी देखना है, यस। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि हम यहां पर तीनों चीजों को देखेंगे, तब जाकर क्या होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? Are you getting this, guys? What I'm trying to tell, the purpose behind this is very very simple. The purpose is to have the sustainable development, because nowadays it's not just about the profitability, it is about the people, and it is also about the planet that we live in, right? Yes, everyone. Okay, so let's get started then with the forms of organization. अभी हम लोग forms of organizations देखने वाले हैं। yes, अब ये forms of business organization important part, प्लीज अच्छे से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हम लोगों ने एक कहानी देखी थी, वो कहानी क्या थी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को, इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये हमारे भाई थे, कौन? अपने क्लास का एक लड़का, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है? लेटेस्ट से ये कौन है भाई? ये है अक्षद, ठीक है? तो ये भाई अक्षद ने बिजनेस शुरू किया, बहुत खुश था अपने जिंदगी में, ठीक है? लेकिन अकेले बिजनेस कर रहा था, प्रॉफिट अकेले को हो रहा था, जिंदगी में बहुत मजा आ रही थी, ठीक है इसको, और आगे ही आगे बढ़ रहा था जिंदगी में। लेकिन फिर बाद में इसको क्या हुआ, इसको लगा कि यार अभी पैसा कम पड़ रहा है, अब मुझे एक्सपैंड करना है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है, पैसा नहीं है इतना डालने के लिए बिजनेस में, अकेला बिजनेस कर रहा है। तो इसने सोचा कि क्यों ना किसी पार्टनर को लिया जाए, तो उसने एक और पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, और एक और पार्टनर मिलकर ये दोनों बिजनेस कर रहे थे। तो अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, इस कहानी के माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश करना कि ये जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, यहां पर कुछ एडवांटेजेस थे, कहां पर? सोल प्रोप्राइटर में, जैसे कि हम लोग को प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे कि कैपिटल भी खुद को ही अकेले को लाना है। डिसएडवांटेजेस ये भी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। एडवांटेज ये है कि ये कुछ इतना यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं होती है। तो कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस होने के कारण हम लोगों ने शिफ्ट किया पार्टनरशिप की तरफ। अब पार्टनरशिप पे भी कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो पार्टनरशिप के एडवांटेजेस ये थे कि यहाँ पर कोई भी हमें ऐसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ओरल फॉर्म ऑफ हम लोग डीड कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ बहुत ही मेजर डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन का, जहां पर अगर दूसरा कोई पार्टनर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? वो पहले वाले पार्टनर के लिए। he is also liable for the acts which is done by him, ठीक है? सो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का फंक्शन जो है, ही इज अ एजेंट फॉर द फर्म एज वेल एज फॉर द पार्टनर। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी, जहां पर मैंने बताया था कि ये भाई साहब ने बहुत बड़ा लोन ले लिया और अब बिजनेस डूब रहा है। तो ये बोला कि भाई मैं तो नहीं देने वाला कुछ भी पैसा। तो ये उसको कहता है कि यहां पर तो लाइबिलिटी जॉइंट होती है एंड सेवरल होती है और अनलिमिटेड होती है। सो ये एक यहां पर भी क्या था, ये एक यहां पर भी डिसएडवांटेज था। तो इस डिसएडवांटेज को पूरा करने के लिए हम लोगों ने देखा एक नया फॉर्म जो कि था एलएलपी का। एलएलपी एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर कंपनी जैसा भी है और पार्टनरशिप जैसा भी है, और यहां पर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड एंड एलएलपी इज डिफरेंट। और यहां पर जितना हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द कैपिटल, उतनी ही हमारी लाइबिलिटी वहां तक ही सीमित है। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉड इट इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड। अगर तुमने फ्रॉड किया है उस केस में तो वो अनलिमिटेड हो सकती है।
सो गाइज यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहां पर फॉर्म हो गया, एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एंड मिक्सचर ऑफ कंपनी दोनों का मिक्सचर है। सो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली दिस वाज वेरी वेरी गुड। Why it was good? The reason behind this is very very simple, क्योंकि यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी थी। जो हमारे पार्टनरशिप में जो लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस यहां पर पूरे किए गए। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। सो यहां पर हम लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं हर एक चीज को जब आगे लेकर जा रहा हूं तो उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता रहा हूं। वो मेरा डिटेल लेक्चर में मैंने पूरी की पूरी स्टोरी डिटेल में बोली गई है, लेकिन यहां पर मैं उसको शॉर्ट में ही बोल रहा हूं। सो पहले सोल प्रोप्राइटर, फिर पार्टनरशिप, फिर एलएलपी। अब यहां पर इनके लोग बढ़ गए, ये कंपनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस शुरू हो गया। अब इनको कंपनी बढ़ानी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बढ़ गई। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग को अपने स्टॉक एक्सचेंज पर हमें हमारा स्टॉक्स लेकर आने हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, पब्लिक कंपनी के और भी ज्यादा हार्श रूल्स एंड रेगुलेशन है। रीजन बीन वेरी सिंपल, क्योंकि यार पब्लिक का पैसा लग रहा है, वहां पर उतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहां पर एमओए होना चाहिए कि तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के, तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एओए में लिखे होते हैं, तुम्हें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, तुम्हें ऑडिट करना पड़ेगा, तुम्हें क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे पेपर में। सो यार ये सारी चीजें पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो जाती है। यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, यहां पर स्टेक होल्डर कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए, सीएसआर कमेटी होनी चाहिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि वो बराबर भी है, क्योंकि वहां पर लोगों का पैसा लग रहा है। सो देयरफॉर इट बिकम्स लाइक दैट। तो ये जो एक प्रोग्रेस था, दिस वाज ओवर द इयर्स एज एंड व्हेन इट वाज नीडेड। हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स के बदलाव देखे हैं। ठीक है, सो सोल प्रोप्राइटर बहुत ही एक टिपिकल और फेमस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले हुआ करता था, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस मिनिमम थे, स्टार्ट करना सिंपल था, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, कोई ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते थे। धीरे धीरे फिर हमें लगा कि पार्टनरशिप फॉर्म भी बेहतर है, फिर धीरे धीरे हमें लगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर धीरे धीरे लगा प्राइवेट, और फिर हमें लगा पब्लिक। तो ऐसे ये कुछ कहानी आगे चलती है, हम लोग फटाफट से देखने वाले हैं। इसके अलावा एक और है जो कि HUF, उसको हम लोग सेपरेटली देख लेंगे कि ये क्या है और कैसे ये वर्कआउट होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहानी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, तो ये बहुत अच्छे से करना है। मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट वे बताता हूं करने का, ये टेबल से करना है, बट एक बार फटाफट से गो थ्रू आप लोग कर दोगे। जो यहां पर लिखा गया है वही यहां पर टेबल फॉर्म में लिखा गया है। सो इट इज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोग को मतलब समझाया, मैं आप लोग को इस टेबल से फटाफट से अंडरलाइन करवा कर दे दूंगा। आप लोगों को फास्ट में एक बार ये ऊपर की चीजें पढ़नी पड़ेगी और ये आज ही कर लेना है, मैं आपको बता रहा हूं। देन यू सी द नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस जो होगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सो यहां पर देखना, सोल प्रोप्राइटर से शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सोल प्रोप्राइटर में इन्होंने बोला है ओन बॉस। ऑफ कोर्स मैं मेरा खुद का बॉस हूं, यहां पर किसी का कोई टेंशन नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी सोल प्रोवाइडर है। मुझे एक्सपांड करना है तो मुझे ही पैसा इन्फ्यूज करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मुझे इन्फ्यूज करना है। सो देयर कैन बी अ टाइम वेयर आई वांट टू एक्सपांड बट आई डोंट हैव मनी, तो ये एक लिमिटेशन साबित हो सकता है। यस, विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेज। अगर मेरा कोई शॉप है तो मेरा जो है रैपो कस्टमर्स के साथ वो डायरेक्टली 1-to-1 है, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, सो वो रैपो जो है ना, पर्सनल रैपो, वो बहुत बेहतरीन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये ऑनलाइन बिजनेसेस में शायद पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप लोग वहां पर मिलते ही नहीं है। तो ये एक एडवांटेज होता है एक सोल प्रोप्राइटर को, जो शायद क्या तुम लोग अंबानी जैसे डायरेक्टली मिल सकते हो, नहीं। वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बहुत बड़ा है, लेकिन पर्सनल रैपो में यस यू कैन डेफिनेटली मीट, राइट ना। यस, सो यहां पर देखना, सोल बियरर ऑफ रिस्क।
ये एक लिमिटेशन साबित हो सकता है। क्यों भाई, अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तब अकेले पैसा ले रहे हो तब मजा आ रहा है, तो फिर जब रिस्क हो रहा है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तब क्यों तुम्हें कोई चाहिए, राइट ना? तब क्यों तुम्हें कोई कंधा चाहिए रोने के लिए? प्रॉफिट तो अकेले उड़ा रहे थे, अकेले पैसा ले रहे हैं, तो यार ये एक लिमिटेशन है कि रिस्क हुआ तो खुद को बेयर करना पड़ेगा, बट प्रॉफिट हुआ तो भी तो खुद ही वो लेने वाला है, एंजॉय करने वाला है, राइट? सो यस, इट इज अ लिमिटेशन, इट इज अ गुड थिंग एज वेल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यस, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके पर्सनल असेट से भी वो रिकवर किया जा सकता है, तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है। फिट एज अ गोइंग कंसर्न, यस डेफिनेटली, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर गयू तो यहाँ पर बिजनेस भी गयू, लेकिन सक्सेशन बाय द विल हो सकता है, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वो बिजनेस को संभालना चाहते हैं तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज गयू, खत्म, टाटा बाय बाय, राइट? यस, सो हो गया सोल प्रोप्राइटर। अभी हम लोग करते हैं एचयूएफ में बहुत 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 अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन कौन कर सकता है ये एचयूएफ। पहली बात बता दूं, बहुत पुराना एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में 1956 में, अभी तक इसमें कुछ बदलाव आए नहीं है, तो यहां पर देखिएगा कौन कौन कर सकता है। बुद्धिस्ट कर सकते हैं, जैन कर सकते हैं, हिंदूज कर सकते हैं, सिख्स कर सकते हैं, जो दिया है वो दिया है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है? लॉजिक मत पूछिएगा इसका कि सर ऐसा क्यों, भाई वो एक्ट में दिया गया वैसा ही है। अगर यहाँ पर ये भी सवाल है आईसीएआई की बुक के पीछे, मुस्लिम फैमिली इफ द सिबलिंग्स विश टू एसोसिएट इन द बिजनेस दे विल हैव टू डू इट कॉन्ट्रैक्चुअली, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर इनको अलाउड नहीं है। इस पर भी एक सवाल आता है ऐसे, और इस पर भी एक सवाल आता है, राइट ना? आ सकता है मतलब। सो फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस में क्या बोला गया है? इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट एक्सपांड अ लार्ज बिजनेस, मोर ओवर द कॉमन पूल ऑफ कैपिटल में बी यूटिलाइज्ड टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस इन सिंक विद द एस्पिरेशंस of the members of the successive generation of the family. Social capital through family involvement, obviously सारे लोग घर के ही होते हैं, तो वहाँ पर किसी स्ट्रेंजर्स के साथ आप लोगों को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रस्ट हमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, हम लोग फटाफट से काम कर सकते हैं। ये रियलिटी में कुछ अलग होता है और थेरोटिकली बोलने के लिए काफ़ी आसान है, ठीक है? बट कोई बात नहीं। Family members are the automatic co-owners. They are not earning the status of the to becoming the co-owner by birth. They become the co-owner. मतलब क्या है? यहाँ पर वो फैमिली का हिस्सा है तो वो co-owner है, that's it. तो यहाँ पर earned status नहीं मिलता है उसको. It is ascribed rather than the earned status. It is ascribed rather than the earned status. तो समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर क्या बोला गया है? यस, डिसीजन मेकिंग इज क्विक बिकॉज एक ही इंसान डिसीजन लेता है, वो है कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की, इस पर भी आपको सवाल आता है, डिसीजन मेकिंग क्विक क्यों होता है और कौन लेता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। लेकिन जो सारे को पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो सारे को ओनर्स हैं, उनका लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर इन द को-पार्टनरी। तो उनका लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बाकी लोगों का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है? बाकी लोगों का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। किसका? कर्ता का सिर्फ और सिर्फ कर्ता का अनलिमिटेड है, बाकी को-पार्टनर्स का लिमिटेड है। फिट एज अ गोइंग कंसर्न, कुछ भरोसा नहीं है। एक जनरेशन खत्म हो गई तो दूसरी जनरेशन हैंडल करेगी, दूसरी हो गई तो तीसरी करेगी, ठीक है? सो लेकिन ऑफन ऐसे होता है कि बहुत बड़े बड़े घरानों में भी स्प्लिट्स हो गए हैं और वो बिजनेस चला नहीं है, फैमिली बिजनेस जो कहते हैं उसमें स्प्लिट्स आए हैं। उन्होंने यहाँ पर दिया है कि रिसेंटली द स्प्लिट इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ द अंबानीज आर द इंस्टेंसेस टू दिस इफेक्ट। तो यार वो तो अभी ठीक है, और बाद में अगर सक्सेशन ऑफ ओनरशिप बाय विल होगा, जो भी बंटवारे होंगे उस तरीके से होगा, तो ये तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है? ये तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। जैसे वहां पर विल में लिखा होगा वैसे वहां पर चेंजेस हो गए। तो बस कुछ यहाँ पर बहुत ही सिंपल यहाँ पर एमसीक्यूज पॉसिबल है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं, राइट? यस, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली ले चलता हूं टेबल की तरफ आप लोगों को। ये है यहाँ पर LLP, ठीक है?
और ये है यहाँ पर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। तो दोनों एक साथ हो जाएगा। एलएलपी की बात कर रहा हूं मैं, तो एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहां पर अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी है। किसमें? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में। यहां पर इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी इन एलएलपी, यहां पर इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। एमसीक्यू यहां पर आ सकता है, जी हाँ। एमसीक्यू यहां पर आ सकता है, जी हाँ। लाइबिलिटी पर एमसीक्यू आ सकता है, जी हाँ। यहां पर भी आ सकता है, जी हाँ। द लीगल एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स, एमसीक्यू। इन केस ऑफ एलएलपी द एंटिटी इज सेपरेट, द पार्टनर्स आर सेपरेट, नॉट अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स, एमसीक्यू। सेम है, ठीक है। सो मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। इस पर सवाल पूछा गया है पीछे आप लोगों को आईसीआई की बुक में। यहां पर मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है, ठीक है, चेंजेस नहीं किए हैं। आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस यहां पर होते हैं, यहां पर ज्यादा नहीं होते हैं, यहां पर ज्यादा नहीं होते हैं। एवरी पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज ओनली द एजेंट, बट यहां पर म्यूचुअल एजेंसी है, एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर। तो यहां पर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है ये, जहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज पॉसिबल है। तो प्लीज कृपया इस टेबल को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मेरा वहां पर क्या हो रहा है, मेरा वहां पर एलएलपी भी हो रहा है और पार्टनरशिप भी हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, ये तो हो गया हमारा एलएलपी और पार्टनरशिप। यहां पर इस पर भी सवाल आता है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? एलएलपी। देखो यहां पर फीचर्स में दिया गया है, मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यस, अब जाते हैं हम लोग कंपनी फॉर्म पर, ठीक है। कंपनी फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अब कंपनी फॉर्म में प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि ये ओपीसी जो है ये अभी कंपनी फॉर्म में आ चुका है, जहां पर ज्यादा अपने को लीगल रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होते। 1% कंपनी नया आया है 2013 वाले कंपनीज एक्ट में, ठीक है। स्मॉल कंपनी भी एक लीगल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जैसे कि यहां पर देखना, in addition to companies act also provides the incorporation of small company in acknowledgement of the role in the small scale enterprise in India। और एक डॉर्मेंट कंपनी भी है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। मतलब जहां पर क्या बोला गया है कि ये जो कंपनी बनाते हैं ये फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए बनाते हैं, फिलहाल उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। टू होल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ये बनाया जाता है डॉर्मेंट कंपनी, इट इज क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डॉर्मेंट कंपनी पे सवाल आ सकता है एमसीक्यू, आपको पूछा जा सकता है कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी ये क्या कंपनीज एक्ट में आते हैं? तो आंसर इज यस। क्या ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस माने जाएंगे? द आंसर इज यस, ऑल ऑफ द अबव, राइट। यस, अब हम लोग बेसिकली 2 टाइप के देखने वाले हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो इन कंपनीज में अंतर जो है हम लोग यहां पर देखेंगे इस टेबल से। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स की जरूरत होती है। द MCQ कैन कम ओवर हियर इन एग्जाम। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। MCQ। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग रहेंगे, MCQ। लेकिन पब्लिक कंपनी में नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स। LLP में भी नो लिमिट था, LLP में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम नो लिमिट।
लेकिन प्राइवेट में 200 का लिमिट है, अपर कैप है यहां पर। देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एमसीक्यू, पब्लिक कंपनी में दे आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, जरूरत नहीं है कौन सी कमिटीज की, ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है, सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है, स्टेक होल्डर कमेटी की जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये मैंडेटरी है, सारी 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 चीजों के लिए मैंडेटरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहां पर देखना, इट कैन स्टार्ट अ बिजनेस अपॉन द इनकॉर्पोरेशन, इट कैन स्टार्ट द बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन, बट यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए। यहां पर सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ये भी आप लोग को एमसीक्यू के लिए आ सकता है। The smartest way of doing this forms of organization is to do it from the टेबुलर फॉर्म। और यहां पर आप लोगों को इतने सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको ये इग्नोर करना है, आपको ये करना है, लेकिन बहुत फास्ट करना है। आपको ये थियरी मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहानी में बता दी है कि यहां पर आप लोगों को पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट करना पड़ता है, क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका शेयर लिस्टेड है कंपनी पर, लोगों का पैसा वहां पर इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं पर आप लोगों को बता दी है। एमओए मतलब क्या होता है कि वहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी होते हैं। एओए मतलब वहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी होते हैं। आप लोगों को वहां पर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, जहां पर प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी बातें तुम्हारी कंपनी के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को कहा है। सो गाइज, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी वेर यू नीड टू रीड दिस वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। You need to read this very very fast so that you will understand कि what is been given in this particular things। बाकी आप लोगों को यहाँ पर इसमें से MCQs आ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, मुझे ऐसे लगता है। अगर मैं यहाँ पर गिनती भी करूँ तो बहुत सारे MCQs हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। अगर मैं HUF की बात करूँ, यहाँ पर देखना, here is the MCQ, here is the MCQ। अगर मैं देखूं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कौन लेता है, कर्ता का लाइबिलिटी कितना है, को पार्टनर का लाइबिलिटी कितना है, ये भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर उनका स्टेटस बाय बर्थ डिसाइड होता है, दे आर द को ओनर्स ऑफ द बिजनेस बाय बर्थ, MCQ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में भी बहुत सारे MCQs हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द LLP MCQ, ट्रेडिशनल में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन MCQ। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी इन द LLP, इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी इन द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं LLP में, मैक्सिमम नो लिमिट, लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ROC इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ज्यादा होते हैं LLP में, पार्टनरशिप में ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। और LLP इज द ओनली, इन LLP पार्टनर इज ओनली द एजेंट ऑफ द फर्म, बट यहाँ पर एजेंट ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो एजेंट ऑफ द पार्टनर एज वेल, क्योंकि ये म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, एजेंसी ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी enhances the freedom on one hand, and on other hand it frees the other partner from the burden of the responsibility of the acts of the partners। तो यार जिसको जैसे देखो वैसे वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन एक बहुत बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है? बिकॉज यू आर लायबल यार, इवन इफ सम अदर पार्टनर इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर ऑल्सो लायबल फॉर इट, ठीक है। तो आई होप दैट कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहां पर कवर करी है। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, एक ओवरव्यू मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे से आप लोग को इसको ध्यान रखना है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को
प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट का आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसका भी एक अच्छे से रिवीजन या फिर नोट्स बनाने हैं या फिर अच्छे से करना है। ये जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट इस चैप्टर में वो मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्टिव, कंजम्पशन, इनकम जनरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहां पर एक चीज बोली गई थी एग्रीकल्चर के बारे में, वो भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो वहां पर भी हमें क्या बोला गया था, एग्रीकल्चर अगर वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है तो, राइट। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सिलेबस। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स जो थे, बहुत ही छोटा पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स का, वो भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एक पार्ट था जहां पर आप लोग को स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीसी के, उसमें बोला गया था इट इज एवर इवॉल्विंग, इट इज वास्ट एंड इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, सो एवर इवॉल्विंग, वास्ट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। और एक लास्ट चीज जो है क्यू, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नो, मैंने इसको एक प्रेफरेंस वाइज यहां पर लिखा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर का एक पॉइंट था जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई थिंक दैट ओनली दिस मच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोग को 2 सेशंस में इसका पूरा अच्छे से रिवीजन करवा कर दे दिया है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक चीज करोगे मेरे लिए, मैंने आप लोगों के लिए इतना किया, मेरे लिए आप इतना करना, वो भी मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए ही है। ICAI के MCQs तुरंत कर लेना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, याद रखोगे मुझे एग्जाम में, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, ठीक है। और एक बार फास्ट रीडिंग कर लेना यार मेरे लिए, फास्ट रीडिंग, क्योंकि मैंने तो समझा दिया है, मैंने तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए, उसमें से MCQs को मार्क करवा दिया है। एक फास्ट रीडिंग कर लेना। क्यों फास्ट रीडिंग करना है? बिकॉज यार एक बार जब वो आंखों के नीचे से चले जाएगा ना तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वैसे मैं पर्पसली ICAI मटेरियल से गो थ्रू करवा रहा हूँ, हर एक पॉइंट तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने मार्क करी। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन अ लॉट। प्लीज बच्चा पार्टी, अगर आपको सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें तो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आई एम शेडिंग आउट एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस रिविजनरी सेशंस। मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी चीजें करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, और अगर आपको लग रहा है ये हेल्पफुल है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्प्रेड कीजिएगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए। सो ये डिफिकल्ट है, हम इसे आसान बनाएंगे, हम इसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। आई होप दैट यू एंजॉयड गाइस। ऐसे ही सीरीज में आप लोग के लिए लेकर आते रहूंगा, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए और खुश रहिए, ठीक है। सो हैप्पी स्टडीज गाइस। रुकते हैं आज यहीं पर। जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन दिस बैच, डेफिनेटली जॉइन दिस बैच। 4 वीक्स का बैच होगा 21 अक्टूबर से 20th ऑफ नवंबर तक। यहां पर हम लोग ICAI के मस्ट कवर्ड रिसोर्सेज जो होते हैं, RTP, MTP, PYQ, ये सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। बहुत ही जबरदस्त बैच होता है ये। ICAI का जब मटेरियल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस होने वाली है। करीबन हम लोग 12 MTP सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर दैट एक और बैच आता है जो कि निशांत सर और मेरा MCQ का बैच होता है, हर साल हम लोग लेते हैं, वो भी नवंबर के मंथ में आएगा। सो वहां पर टेस्ट होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। आप इस बैच में भी एनरोल करते हो तो आपका जितना वैलिड टर्म है 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, आप कोई भी बैचेस अटेंड कर सकते हो। सो इट इज नॉट लाइक यू आर जस्ट अटेंडिंग दिस वन पर्टिकुलर बैच। अगर आप लोग देखोगे तो आपके सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है। अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 14,400 फॉर 12 मंथ्स, 10,800 फॉर 6 मंथ्स। आपको यहाँ पर 2 महीना फ्री मिल रहा है, आपको यहाँ पर 1 महीना फ्री मिल रहा है। डागा 10 इज द कोड, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक में ज्यादा प्राइस है बट उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ज्यादा है। 31,500 फॉर 12 मंथ्स, 52,200 फॉर 24 मंथ्स एंड 22,500 फॉर 6 मंथ्स। मैं आप लोगों को एक और चीज कहना चाहता हूँ कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज व्हाट आई जनरली रिकमेंड यू गाइस, बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है। आप लोग इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई इमीडिएटली शुरू कर सकते हो एग्जाम के बाद, थोड़ा सा चिल मारकर, और यहाँ पर सिर्फ 28,800 में आप लोगों को 12 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। 12 सब्जेक्ट्स मतलब इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट और फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 22,500 ओनली। सो गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल, दिस इज रियली अमेजिंग। यू कैन अप्लाई द कोड डागा 10। आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक के फायदे ज्यादा, यहां पर आप उसमें भी जा सकते हो। 59,400 एंड 44,550, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गाइस। डागा 10 इस कोड को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़कर। डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा, कई बार मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रिप्लाई भी करूँ, और मैं करता भी हूँ बहुत सारे लोगों को रिप्लाई। सो यस गाइस, थैंक यू so much. Happy studies. Take care and don't forget to follow me on the Unacademy application. Happy studies.